वालेकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज और जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम देखने वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। मुबारकबाद यकीनी तौर पर आप लोग समझ चुके होंगे, भाई अब तो हमें जीतने की आदत ही हो गई है, अब तो हारना जो है वो हमारा कि हम पसंद ही नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान की कल की जो जीत थी, बाबर आजम की शानदार बैटिंग, बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया, पाकिस्तान को जीत दिलवाई। उसके बाद शोएब मलिक ने फास्टेस्ट 50 रन अपने कंप्लीट किए और पाकिस्तान को एक और नया रिकॉर्ड दिया। तो जनाब वेल डन टीम पाकिस्तान। और अब होपफुली सेमीफाइनल में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गालिबन जो है वो आमने सामने होंगे और आई एम श्योर कि पाकिस्तान फाइनल तक की जो विक्ट्री की जो रीत उसने कायम की है वो बरकरार रखेगा। बहरहाल प्रोग्राम में तो आज T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात होगी। इसके साथ साथ कुछ आपके जो मसाइल हैं आपकी सेहत के हवाले से, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और सर्दियां आते ही बल्कि खवातीन को जिनका खासकर वजन बहुत ज़्यादा होता है, उनको जोड़ों के दर्द का जो मसाइल है उसका सामना करना पड़ता है। तो इस पर भी हम जनाब आज डिस्कशन करेंगे। लाहौर में दो कि बारिश तो हुई थी कुछ वीक्स पहले, लेकिन अभी भी जो स्मोक है उसका जो राज है वो बरकरार है, जिसकी वजह से जो सांस की बीमारियां हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है। कैसे एहतियात बरतनी है इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेगमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है गैस बहरान, यानी कि जो गैस की किल्लत है, हुकूमत के क्या इस पर इकदाम हैं, इस पर हम एनालिसिस करेंगे। और हुकूमत ने गैस की किल्लत या गैस बहरान से बचने के लिए जो तारीख का महंगा तरीन सौदा किया है, इससे सर्कमस्टांसेस या आने वाला वक्त किस तरह से होगा, इस पर एनालिसिस रखेंगे। और नाजरीन, इस सेगमेंट पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात भी आपसे जिक्र करना चाहूँगी। और वो जिक्र ये है कि कभी भी जब आप किसी को नसीहत करने जा रहे हो तो उसमें कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तनकीदी पहलू ना हो। आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तनकीद करेंगे हो सकता है कि आगे चलकर मुस्तकबिल में आपको भी वही सिचुएशन का सामना करना पड़े। और ऐसा ही हुआ हुकूमत के साथ। हमारी मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत पर तनकीद बराए तनकीद की, जिन मुआहिदों पर आज हुकूमत वही मुआहिदे करने जा रही है। और हुकूमत ने गैस की किल्लत को पूरा करने के लिए तारीख का जो महंगा तरीन सौदा किया है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तवानाई अरशद अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे जनाब जानते हैं कि इसके क्या सर्कमस्टांसेस या क्या बाद में चैलेंजेस हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अरशद साहब। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुसलसल हमेशा तनकीद का निशाना बनाया। अब तहरीके इंसाफ की हुकूमत खुद महंगा तरीन सौदा करने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? या एक तो बात ये है कि अब गवर्नमेंट जब वायदा करने जा रही है, ये रिजल्ट है इस चीज का कि गुज़िश्ता 3 साल में या 3.25 साल इनको हो गए हुए एनर्जी सेक्टर को ये संभाल नहीं सके। सबसे पहले यहाँ पे इनके जो एडवाइजर, ये जो गुरु आए, उसका नाम था नदीम बाबर, और सब को पता है कि उन्होंने इसको कैसे मैनेज किया। ये मेरे रिकॉर्ड या कुछ अर्से बाद आपको पता लगेगा कि वो क्या करती हैं। उसके बाद ताबिश गौर साहब आए, देखा मैं कि इलेक्ट्रिक का बेड़ा करके कराची में यानी एक आदमी को फिनलाइज करना चाहिए, वो इनके ऑयल एंड गैस के एज ए एडवाइजर आए और टाइमली कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर सके क्योंकि एक कतर के साथ जो हमारा मायदा था वो लॉन्ग टर्म था जी। ये स्पॉट बाइंग थी, जो कि आपने टाइमली फैसला करना था कि देखें जी अब हमने गैस लेनी है और इस गैस लेने के लिए एक एक्सपर्ट का यही होता है, वो एंटिसिपेट करता है, वो प्लानिंग करता है कि मैंने गैस उस वक्त लेनी है तो अब ये वक्त है इसके ऑर्डर में प्लेस कर, लेकिन वो भी नहीं कर सके। सर जी, यही तो सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है ना कि हुकूमत, अब कोई नई हुकूमत तो नहीं रही है ना, अपने इक़्तिदार की 3 साल मुकम्मल कर चुकी है, तो प्लानिंग कहाँ पे थी जिस प्लानिंग का आप जिक्र कर रहे हैं? जो तेल और गैस के जो मुआहिदे होते हैं ये तो तवील मुद्दती मुआहिदे होते हैं, तो इस बार भी हुकूमत की क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? देखिए, इसकी प्लानिंग का हाल तो ये है कि जब ये गवर्नमेंट आई तो इसकी शुरुआत में तकरीबन 3 महीने पाकिस्तान के तकरीबन 20 टॉप ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट सबने मिलकर एक पटिशन इमरान खान को दी कि इमरान खान साहब चले, पिछली गवर्नमेंट बड़ी नाअहल थी,
सारी नाहल थी, आप सबसे लायक ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस मौजूद है। अभी तक सिर्फ 43% एरिया जो है एक्सप्लोर हुआ है। अभी हमारा नॉर्थ गुलिस्तान है, केपी है, बलूचिस्तान है, कोल, यहाँ तो ऑयल एंड गैस हमने अभी तलाश नहीं की। और इवन रन ऑफ कच्छ और राजस्थान यानी पाकिस्तान की पंजाब के साथ राजस्थान में इतना ऑयल निकल रहा है। तो ये एरियाज हैं। तो आप ऐसे करें कि नई ऑयल एंड गैस पॉलिसी निकालें और इन ब्लॉक्स को ऑक्शन करना होता है, यानी ऑयल एंड गैस निकाल लें। तो मेरे ख्याल में अब 3.25 साल हो गए, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। बल्कि मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ऑयल सीप कर रहा है, यानी जिसके आप कह सकते हैं चश्मे हैं, या आप कह सकते हैं कि केपी के में स्पेशली जिसका सर्वे हुआ और जिसके ऊपर 2017 में इमरान खान साहब, अगर आप वीडियो दिखा सकते तो खुद कहा है जी कि फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त कितनी नालायक है, कितनी नाहल है। यहाँ इतना ऑयल एंड गैस है और देखें इसके ओज आउट हो रहा, बाहर निकल रहा है जिस तरह। तो इसको हम टैग करें, फिल्टर करें तो ये तो 1 लाख बैरल से 2 लाख बैरल हो सकता है। और इसी तरह 1 बिलियन BCF गैस जो कि बाहर निकल रही है, आप कह सकते हैं कि ओज आउट हो। नबिया, हमारे मुल्क में बड़ी बदकिस्मती है कि हमें ऑयल और गैस इंपोर्ट माफिया जो कि नून लीग में बहुत एक्टिव था, वो आज भी इसी तरह एक्टिव है। और इस गवर्नमेंट को उसने आप अपने शिकंजू से छोड़ा नहीं। और हम पाकिस्तान की जो ऑयल और गैस के जखायर हैं उनको हाथ ना लगा। 3.25 साल में आज अगर पेट्रोल की कीमत इस वक्त 147 रुपए है, तो यकीन करें कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पैगाम दें कि ये इतनी बड़ी नाहली है जहां इस गवर्नमेंट की कि जिस मुल्क के ऑयल के जिसे कहते हैं ना चश्मे, मतलब वो निकल रहे हैं वहां केपी के में, काश वो आप वीडियो भी दिखा सके, हम उसको टैप नहीं करते, हम उसको रिफाइनरी तक नहीं ला सकते, बल्कि वहां पे लोग उसको क्या करते हैं, वो पीटर इंजन या दूसरी चीज में इस्तेमाल करते हैं। तो सर, अगर इतनी बड़ी मिकदार में गैस पाकिस्तान में मौजूद है और फिर भी बार बार बात की जाती है कि गैस किल्लत है या गैस का बहरान है, तो इसका मतलब है कि ये सारी बंद इंतजामी है और प्लानिंग का ना होना है इसके पीछे। देखिए, आपने एक नाम सुना होगा, एक शेल गैस जिसने पूरी दुनिया में एक इंकलाब लेके आए। मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ कि जिसकी इस रिपोर्ट को शेल गैस की खुद इमरान खान ने 2017 में इनॉग्रेट किया था। ठीक। और कहा था यार जब मैं आऊंगा तो देखिए हम पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल ऑयल गैस छोड़ के जो शेल गैस है, जिसमें पाकिस्तान के 105 साल तक हमारे पास गैस खत्म नहीं हो सकती, हमने खाली लसस देना है। लसस का मतलब ये कि खाली पेपर देना, इंटरनेशनल कंपनियां आएंगी, वो निकालेंगी, खुद भी कमाएंगी और हमें भी ऑयल गैस दी। 3.25 साल हो गए, वो नहीं हो सकता। अब इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में बद इंतजामी की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है। ये बद इंतजामी नहीं है, ये हम खुदकशी पे जा रहे हैं, एक नेशनल सुसाइडल, एक ऐसे मिशन पे जैसे हमने इस पाकिस्तान को खत्म करना है, कोलैप्स करना है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिन हालात में ये जिस राह पे चल पड़े हैं, इस पे तबाही नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई है, मैं आपसे इस बारे में सवाल जरूर करना चाहूंगी और आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस इस वक्त देख रही है उनके भी जहनों में यही सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि हुकूमत का ये दावा है कि जब मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी और ये कतर के साथ जो मुआहिदे किए गए थे तो ये बहुत ही गलत तरीन फैसला था। अब हुकूमत कह रही है कि सालाना $3 अरब का फायदा होगा, अब ये फैसला ठीक हो गया है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे या थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सके हमारी आसानी के लिए। बिल्कुल, मैं देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, हमें रिकॉर्ड करेक्ट करना चाहिए। सच्ची बात ये कि जब जरदारी साहब थे उस वक्त उन्होंने भी एलएनजी का मायदा करने की कोशिश की, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली नहीं होने दिया। वो 12.25% ऑफ ब्रेंट था। अब जब मुस्लिम लीग नून ने कतर से एलएनजी की 13.37 पे, तो ये 4 माह बाद उसी मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट ने जब ओपन टेंडर किया तो ओपन टेंडर में 5 साल के जो रेट आया वो 11.25 आया। तो अब आप खुद सोचते हैं कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने एक्चुअली उस पॉइंट यानी उस वक्त की बात उस समय
वो बिल्कुल महंगे थे जब नो पर टेंडर किए। उसके बाद बांग्लादेश के साथ, जब बांग्लादेश ने ओमान से जो एलएनजी का वायदा किया वो इनसे कहीं सस्ता था। उसके बाद इंडिया ने किया, वो सस्ता था। हाथ तो सच्ची बात है उन्होंने भी मारा बड़ा टेक्निकल तरीके से, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आज तक लीडरशिप मेरे ख्याल में ऐसी नहीं आ सकती जो बड़ी सिंसियर हो लोगों अवाम के साथ। जो भी आया, जिसने भी आया, अपना वक्त लगाया। अब हाँ महसूस ये होता है, अब चूंकि रेट असल में हुआ कि जो कोरोना की वजह से एक बड़ा ये हुआ कि दुनिया में जो इन्वेंट्रीज है एलएनजी की, वो एलएनजी की प्राइस अभी बल्कि अभी बात जगहों पर 30, 35, इवन 50 तक गई है। लेकिन ये मैं बताऊं कि बट रीच विद 2-3 महीने बाद ये कम हो जाए। सर थैंक यू सो मच। अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ, माहिर तवानाई साहब मौजूद थे और पूरे मामले के ऊपर डीप एनालिसिस सामने रख रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अवाम के ऊपर कोई मजीद बोझ नहीं पड़ेगा ये जो सौदा हुकूमत करने जा रही है। उम्मीद यही है कि जो लोग हैं उनको किसी तरीके से कहीं पर थोड़ा सा मार्जिन मिल सके, कहीं पर थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, यही हुकूमत से एक आम आदमी की इस वक्त एक्सपेक्टेशन है। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। आगे साथ रहिएगा। जनाब, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, वाकई और यही गाना गूंजता है हमारे दिलो दिमाग में और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है जब पाकिस्तानी टीम के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ऐसा ही कल भी हमने एक मर्तबा देखा, दो कि पाकिस्तान अपनी सेमीफाइनल में जगह बना चुका था, लेकिन फिर भी कल का जो मैच था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था और स्कॉटलैंड को जो है वो पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी और इस तरह सेमीफाइनल में अपनी जड़ें और मजबूत कर दी। व्हाट अ परफॉर्मेंस! बाबर आजम, शोएब मलिक की बात की जाए तो क्या ही बात, और बाबर आजम की क्या ही तारीफ करें, एक के बाद एक करके विराट कोहली के भी सारे रिकॉर्ड्स जनाब वो तोड़ते चले जा रहे हैं और बड़ी चर्चा और ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। बहरहाल इसी विक्ट्री पर बात करेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और सेमीफाइनल में अब जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल आएंगे तो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और जो स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जनाब मौजूद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया हमें और बहुत मुबारक हो आपको भी और साथ सारे पाकिस्तान को भी कि पाकिस्तान ने कल का मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या कमेंट करेंगे आप पाकिस्तान की इस विक्ट्री पर? नबिया, आपको भी मुबारक और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारक। देखें, हम सुबह से शाम तक जब टेलीविजन पर न्यूज चैनल्स देखते हैं तो बड़ी बड़ी स्ट्रेस वाली खबरें नजर आती हैं, महंगाई की खबरें, लड़ाई झगड़े की खबरें, कत्ल और गारत की खबरें। लेकिन ऐसे माहौल में अगर ऐसी खबर मिल जाए जो पाकिस्तानी कौम को मुस्कुराहटें दे सके तो मेरा ख्याल इससे अच्छी चीज नहीं है। और आज सुबह सवेरे एक वीकेंड का भी खत्म हुआ है, नया हफ्ता शुरू हुआ है, तो एक अच्छी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, इसमें हम जो भी बात करें वो कम है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबर आजम क्या जबरदस्त टैलेंट है, क्या जबरदस्त कप्तान है, जो ना सिर्फ फ्रंट से लीड कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। और उनकी परफॉर्मेंस से आप देखें कि पाकिस्तान की दूसरी बाकी जो 14 खिलाड़ी है वो इंस्पायर हो रहे हैं और एक के बाद एक मार्का सर करते हुए अब वो स्टेज आ गया है कि अब थोड़े दिलों को थामने का वक्त है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे बहुत उम्मीद है कि ये टीम 14 अक्टूबर को, इस टीम ने जिस तरह इंडिया का गुरूर तकब्बुर जो था उसको खाक में मिलाया, इंडिया को जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेटों से शिकस्त दी, उसके बाद देखें न्यूजीलैंड की टीम आई, अफगानिस्तान की टीम आई, नामीबिया की टीम आई, कल रात स्कॉटलैंड की टीम थी। हर मैच में जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक नया हीरो सामने आ रहा है। ये टीम किसी एक प्लेयर पर रिलाई नहीं कर रही। नो डाउट बाबर आजम ने 5 मैचों में 4 सेंचुरियां बनाई हैं, लेकिन पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी, फिर हारिस रऊफ, फिर आसिफ अली, फिर मोहम्मद रिजवान। कल के मैच में आप देखें 39 साल के शोएब मलिक, एग्जैक्टली मैं उसी पर आना चाह रही थी। और शोएब मलिक जब मैदान में उतरे हैं और जिस तरीके से उन्होंने फास्टेस्ट जो 50 उन्होंने रन स्कोर किए, दैट वाज सो अमेजिंग।
जी बिल्कुल नबिया, 18 गेंदों पर 50 रन बनाना T20 फॉर्मेट में, और एक ऐसा प्लेयर जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के प्लान में नहीं था। इसका मतलब यह है कि हम जो प्लानिंग कर रहे थे, हमने जो कोचेज रखे हुए थे, वो कोचेज पाकिस्तान क्रिकेट को राइट डायरेक्शन पर नहीं लेकर जा रहे थे। मैं कोई शोएब मलिक की इस 50 रन की इनिंग्स को डिफेंड नहीं कर रहा। आप देखें मोहम्मद हफीज, वो 42 साल के हैं, वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। इस टीम में कोई एक प्लेयर नहीं है जो जान मार रहा है। पूरी 11 की 11 की टीम जो है वो लड़ रही है। 11 की 11 की जो टीम है वो अपना रोल प्ले कर रही है। आप देखें कि पाकिस्तान की इस टीम की आप बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, सबसे बढ़कर बॉडी लैंग्वेज देख लें, पीछे जो सपोर्ट स्टाफ नजर आ रहा है। हमें तो सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान टीम के हेड कोच है, वो जो टीवी पर तो नजर ही नहीं आते। इतने लो प्रोफाइल में रहकर पीछे बैठकर काम कर रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ अब जुमेरात को सेमीफाइनल है। उम्मीद यह है कि पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, फाइनल भी जीतेगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये टीम कहीं आगे हारती भी है तो मेरा ख्याल में इस टीम ने तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्मेंस दी है। माहिरीन इस टीम को तो कहीं रेट ही नहीं कर रहे थे। अच्छा सर, अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया भी एक तगड़ी टीम है, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगा, तो किस तरह का आप मैच देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? नबिया, कल रात जब पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया 72 रन से, तो यूएई की सरजमीन पर पाकिस्तान ने लगातार 16वीं T20 इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है जी। इस वक्त सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में जा रही हैं। लेकिन नया दिन है, नया मैच है। जो हमने पीछे फतुहात हासिल कर ली वो माजी का हिस्सा बन गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम, मुझे याद है मैं मौजूद था वेस्ट इंडीज में सेंट लूसिया के मकाम पर 2010 में। 17 ओवर तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल पाकिस्तान के कंट्रोल में था। लग रहा था कि पाकिस्तान बड़े मार्जिन से वो मैच जीत जाएगा। लेकिन अगर आपको याद आ जाए माइकल हसी के फेमस छक्के जो उन्होंने सईद अजमल को मारे, उन 2.5-3 ओवरों में उन्होंने मैच को पलट दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत प्रोफेशनल टीम है, बहुत तगड़ी टीम है। उनकी बॉलिंग लाइनअप मेरा ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किल डालेगी। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम इन कंडीशन में केपेबल है कि ऑस्ट्रेलिया को भी मारे। और ये मुझे बहुत उम्मीद है कि इतवार की रात को, मैंने उस दिन भी आपसे एक बात कही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नुजूमी हूँ और मुझे गैब का इल्म है, लेकिन मैंने आपसे एक बार कहा था कि इतवार की रात को मैं और आप इंडिया के खिलाफ फतह का जश्न मनाएंगे। तो इंशाल्लाह एक और इतवार आ रही है, इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह का जश्न पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम दोबारा मनाएगी। अच्छा सर, अगर कल के मैच का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो कल के मैच के आगाज में पिच भी जरा थोड़ी सी ड्राई लगी। बॉल कोशिश बड़ी की जा रही थी बल्लेबाजों की जानिब से, तो पहले उठ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बाद बिलाखिर बाबर आजम ने जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और उसके बाद इतना अच्छा स्कोर ऐड किया टोटल टारगेट में। तो अगर हम थोड़ी सी पिच की ही बात कर लें कि जो पाकिस्तान का सेमीफाइनल होने वाला है, उस हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखिए नबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 3 ग्राउंड है, शारजा, दुबई और अबू धाबी, तीनों की पिचेस डिफरेंट है। दुबई की पिच निस्बतन बेहतर है, बैटिंग के लिए इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कल की पिच थी शारजा की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये जो कल वाली पॉलिसी थी ना, पहले विकेटों को हाथ में रखें। शुरू में पहले 8-10 ओवर पाकिस्तान की टीम 60-65 रन बनाकर विकेटों को हाथ में रखे, फिर उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स में, कल देखें पाकिस्तान ने 129 रन बनाए आखिरी 10 ओवर्स में। तो यही पॉलिसी होनी चाहिए। और दुबई का स्टेडियम ये भी पाकिस्तान का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है माजी में। इस ग्राउंड पर भी पाकिस्तान ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त राइट डायरेक्शन पर है। लेकिन अगेन वही कि यहाँ पर कप्तान बाबर आजम का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उनको यही मैसेज देना है प्लेयर्स को कि भाई देखें, जो हो गया अब वो माजी का हिस्सा बन गया। अब हमने नए मैच में नई टीम को शिकस्त देनी है। फिर पाकिस्तान के लिए जो अच्छी चीज है, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक ऑस्ट्रेलियन भी मौजूद है, मैथ्यू हेडन, बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का नाम। वो इस वक्त पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं। यकीनी तौर पर उनकी मुशावरत, उनके मशवरे, सकलैन मुश्ताक, बाबर आजम तो हैं ही है, लेकिन उनकी मुशावरत, उनके मशवरे पर सबसे बढ़कर शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज का जो तजर्बा है
मेरा ख्याल में पाकिस्तान की टीम खुदा न खास्ता अगर उसकी ये वर्ल्ड कप की कैंपेन कहीं खत्म होती भी है तो पाकिस्तान टीम लड़कर हारेगी। ये टीम गिव अप नहीं करेगी कि प्लेट में रख के मैच पेश कर दिया। लेकिन मेरा सिर्फ इंडियंस को एक पैगाम है कि भाई मैचेस जो हैं वो ग्राउंड में होते हैं। मीडिया पे आप क्रिकेट मैचेस की मीडिया वॉर लड़ने की कोशिश ना करें। अच्छा सर, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो भारत जो है वो इस बार आउट हुआ है या बाहर निकल गया सेमीफाइनल की दौड़ से, सारा जो जिम्मेवारी है वो विराट कोहली के सर पर डाली जा रही है कि भाई इन्होंने जो है वो गलत कप्तानी की और भाई इस्तीफा दो और टीम को छोड़ो, और इस तरह की सारी जो है वो खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? भारतीय मीडिया में तो बड़ा शोर मचा है, पता नहीं परफॉर्मेंस से गलत साबित किया है और यही वो परफॉर्मेंस है जो मेरा ख्याल इस टीम के इस वर्ल्ड कप की कैंपेन को कामयाबी से आगे लेके जा रही है। तो अच्छी चीज है, बाबर आजम जितनी जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। देखिए सकलैन मुश्ताक के रोल को बहुत कम लोग हमारे मुल्क में डिस्कस कर रहे हैं। आखिरी वक्त पर मिसबाउल हक ने रिजाइन कर दिया। सकलैन मुश्ताक को अभी भी इंटरम सेटअप का हेड कोच बनाया गया है, लेकिन वो माजी में 2019 में जो इंग्लैंड की टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता उसका भी हिस्सा थे, न्यूजीलैंड के साथ काम कर चुके हैं। बात होगी बहुत ही जल्द। प्रोग्राम में यहाँ पे जनाब वक्त हुआ एक वक्फे का ब्रेक के बाद हाजिर होते, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और जो लाहौर में इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी जो बढ़ चुकी है वो शहरियों के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और एक स्मेल सी भी है फ़िज़ा में और स्मोक भी हमें दिखाई देती है। तो कि बारिश भी हुई थी लेकिन उसके बावजूद अभी भी स्मोक का जो राज है वो लाहौर शहर में ख़त्म नहीं हुआ है। तो जनाब बस सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ अमली इक़दामात करने की भी ज़रूरत है और अमली इक़दामात का मुज़ाहिरा किया गया है MD वासा जनाब जाहिद अजीज़ साहब की जानिब से, जिन्होंने स्मोक के बायस वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के मुलाजमीन और अफसरान को ये हिदायत की कि वो हफ्ते के रोज़ साइकिलों पर दफ्तर पहुंचे ताकि जो बढ़ती हुई पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त लाहौर शहर को, हमारे फूलों जैसे शहर को, उसमें कुछ कमी वाक़या हो सके। सो मच एप्रिसिएशन फॉर जाहिद अजीज़ साहब। और जनाब इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सैयद जाहिद अजीज़ साहब भी मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी पेश करती हूँ कि आपने एक कम से कम इनिशिएटिव लिया है फ़िज़ाई आलूदगी की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन की सख्त ज़रूरत है इस वक्त लाहौर को, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। चूँकि स्मॉग के हर साल जो महीने होते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और इस वक्त चूँकि स्मॉग इब्तदाई मरहले में है और सबसे ज़्यादा धुआं इसका किरदार अदा करता है स्मॉग में इजाफे में, तो इसलिए वासा ने फैसला किया है कि हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर किया है जब सब साइकिल पे आएंगे ताकि धुएं में कंट्रीब्यूशन हमारी ख़त्म हो जाए। उसके अलावा वासा ने जो डिसिल्टिंग का जो काम है जिसमें 50 ट्रक हिस्सा लेते थे और 13 एक्सकेवेटर्स, उनको भी हमने 16 अक्टूबर से रोक दिया है और वो जब तक स्मॉग है वो डिसिल्टिंग नहीं करेंगे, ताकि बरसात गुजर गई है, अब डिसिल्टिंग में वक्फा भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है जी। अच्छा जाहिद साहब, एक दिन मुकर्रर किया गया है सिर्फ साइकिलिंग के लिए, तो जो जवान हजरात हैं वो तो पूरा हफ्ता भी साइकिल पर आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, ये असल में ये तो कंपलसरी हो गया एक हफ्ता वासा के मुलाजमीन के लिए। उसके अलावा अपनी चॉइस के लिए रोज़ाना भी आ सकते हैं और आम आवाम को भी इसमें एक मैसेज है कि वो इसमें समाजी तौर पे ये ना समझें कि कोई कम आमदनी वाला तबका ही साइकिल चला सकता है, तो हर स्टेटस का बंदा साइकिल चला सकता है ताकि उनकी झिझक ख़त्म हो। तो ये हम अपने शहर को पोल्यूशन से पाक रख सकते हैं और स्मॉग से बच सकते हैं। सर पोल्यूशन से पाक कर सकते हैं, स्मोक से बच सकते हैं और महंगाई से भी बच सकते हैं, यही पैगाम दीजिए साथ, जितना पेट्रोल महंगा हो चुका है। बिल्कुल, ये इजाफी फायदा है तमाम पेट्रोल की और इंपोर्ट के डॉलर्स भी बचेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, तो बताइएगा कैसा रहा तजुर्बा पूरी टीम के साथ साइकिल पर दफ्तर जाना? इट मस्ट बी रियली डिफरेंट और अमेजिंग भी रहा होगा एट अ टाइम। सो बहुत सारे जो अफसरान हैं वो तो साइकिल चलाना भी भूल चुके होंगे, फिर जो लाहौर की ट्रैफिक है आपको पता है कि वो भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ये वाकई लोगों के लिए शुरू में झिझक थी और वो
ख़ास तौर पे जो सीनियर अफसरान हैं वो थोड़ा सा ऑड महसूस कर रहे थे। लेकिन साइकिलिंग के बाद उन्होंने हमें बताया एक दूसरे को कि शेयर किया कि बड़ा कंफर्टेबल महसूस किया और ज़्यादा हेल्दी फील किया। और उन्होंने बल्कि ये आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम रोज़ाना ही क्यों ना शाम के वक्त कम से कम साइकिल चलाया करें। तो सर कोई कैंपेन भी होनी चाहिए आपके ख्याल से इस हवाले से, बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो, मेरे ख्याल से कि सिर्फ किसी एक इदारे को नहीं बल्कि इस वक्त हमें पूरे जितने भी लाहौर के जो वासी हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि स्मोक एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, इसका हमें सामना है, तो कैसे हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं हॉलैंड में जब तालिब इल्म था तो वहाँ पे हर स्टूडेंट हर टीचर साइकिल पे आते थे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम यहाँ पे सर्दियों में तो बिल्कुल आसान है, गर्मियों में कुछ लोग गर्मी का इशू आता है, लेकिन वहाँ गर्मियों में भी कर सकते हैं। और जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ता था 1980 की बात है, तो वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड था जिसमें 500 साइकिल खड़े होते थे और इस वक्त एक भी साइकिल स्टैंड नहीं रहा। और ये हमें तब्दील होना पड़ेगा और अपनी हेल्थ, इनफरादी सेहत के लिए और इज्तिमाई सेहत के लिए इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ और सब्ज़ी लाना, बाज़ार से चीज़ें लाना, इसमें साइकिल का इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा सर, ये पूरा ख्याल किस तरह से आपके जहन में आया कि माहौल दोस्त जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए या इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन है वो चेंज की जाए, साइकिलिंग की जाए, और ये इनिशिएटिव लेना आइडिया आपने कैसे आया आपको? जी, जैसे दुनिया भर में ये तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में ये रिवाज है, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे पेरिस हो, चाहे एम्स्टरडैम हो, वहाँ पे साइकिलिंग बहुत ज़्यादा की जाती है और इसके लिए एक मामूल है लोगों का। सिर्फ यहाँ पे एक हमारी सड़कें कुछ साइकिलिंग फ्रेंडली नहीं है जी, उनकी इम्प्रूवमेंट, जब साइकिलिंग होगी तो इदारे भी सड़कें इस तरह की बनाएंगे जिसमें साइकिलिंग हो सकेगी। तो ये चूँकि बैन-अल-अक़वामी प्रैक्टिस है और हमें पाकिस्तान में अब कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के बाहर रश कम करना है, तो इसके लिए भी साइकिलिंग करनी और बिल्कुल सेहत के हवाले से भी हम लोगों की ज़िंदगी जितनी सहल हो चुकी है, जैसा कि आपने यूरोपियन कंट्रीज का जिक्र किया, जापान और चाइना में भी जो 80+ लोग हैं वो साइकिलिंग को तरजीह देते हैं और इसलिए आप देखें कि वहाँ के जो लोग हैं वो जवान भी रहते हैं क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही एक एक्टिव लाइफ स्टाइल है। तो हमारे यहाँ जो बूढ़ा शख्स है वो तो वैसे ही अपने आप को खैर मरीज समझना शुरू हो जाता है। अच्छा, बहरहाल सर ये तो एक अलग बात हुई, आप मुझे बताइएगा कि इस हवाले से कुछ और भी करने का इरादा आप रखते हैं? इस तरह के साइकिलिंग का एक इनिशिएटिव लिया गया, एक दिन मुकर्रर किया गया मुलाजमीन के लिए, तो बाकायदा कैंपेन ही एक तरह की आपका इदारा कर रहा है, तो इस हवाले से कुछ और भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, कुछ और भी किया जाएगा? जैसे मैंने पहले वजाहत की कि हम लोग डिसिल्टिंग का काम आजकल रोक दिया है, जो कि नालों के ऊपर 40 ट्रक रोज़ाना निकलते थे और रोज़ाना ही धुआं फैलाते हुए मशीनों के ज़रिए नालों में से सिल्ट निकाली और फिर 30 किलोमीटर दूर फेंक के आते थे। ये काम हमने, क्योंकि बरसात जुलाई से सितंबर तक होती है, तो बरसात गुजर गई है, तो इसलिए आजकल हम इन नालों की सफाइयों के ऊपर अगर फोकस कम भी करेंगे तो गुजारा हो जाएगा, पेट्रोल भी बचेगा और धुआं भी नहीं फैलेगा। तो ये भी स्टेप हम कर रहे हैं। उसके अलावा चाहते हैं कि दीगर सरकारी महकमे भी इस पैटर्न को फॉलो करें और उसके बाद ये अवाम भी, और पाकिस्तान में साइकिलिंगों की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, अब दोबारा डिमांड जनरेट हो, लोग इस तरफ आएँ और अपनी और इज्तिमाई सेहत का ख्याल रखें और सड़कें हमारी धुएं से पाक हो जाएं। सर, वासा मुल्क का सूबा पंजाब का पहला इदारा है जिसने स्मोक पर काबू पाने के लिए और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कदम उठाया, तो बाकी इदारों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं असल में उस तंजीम का भी सरबराह हूँ जो तमाम पाकिस्तान के जो वासाज हैं, चाहे कराची वाटर बोर्ड हो, चाहे कोहाट का पानी का इदारा हो, उनकी मीटिंग भी अगले जुमे को हो रही है, जिसमें मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि सब के सब जो सिवाय उनके जो पहाड़ी इलाकों में हैं, मैदानी इलाकों में साइकिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है और तमाम महकमे उम्मीद है कि इस इनिशिएटिव को फॉलो करेंगे और अपने ही शहर हैं, अपना ही मुल्क है, हमने ही सलूशन निकालना है और यही तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा इंशाल्लाह।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जनाब सैयद जाहिद अजीज़ साहब इन कॉन्वर्सेशन थे और यही बता रहे थे कि उनकी पूरी टीम की और उनकी पूरी एफर्ट है कि जिस तरह से स्मोक और जो पोल्यूशन का जो सामना करना पड़ रहा है शहर लाहौर को, ख़ासकर इस हवाले से उसके लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और पंजाब का मुल्क का वाहिद पहला इदारा है जिसने इस बारे में संजीदगी से सोचा है और इस पर अमली मुजाहरा भी किया गया है और स्पेशली हफ्ते का जो दिन है वो मुलाजमीन के लिए डेडिकेट किया गया है कि वो एयर पोल्यूशन और स्मोक की जो सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने दफातर जाने का जो इंतजाम है वो थ्रू साइकिल करें। सो डेफिनेटली इट्स अ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन लेकिन इट मैटर्स अ लॉट। हम भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको बस ये सोचना है। वक्त हुआ है जनाब प्रोग्राम में हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। आपको खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम में। और जनाब जो एक परेशान कुन सूरत हाल है वो है डेंगू के हवाले से और इसी हवाले से हमने खासकर आज का सेगमेंट डिज़ाइन किया क्योंकि जो डेंगू है वो इस वक्त पंजाब में खासकर लाहौर में बेकाबू होता चला जा रहा है और एक के बाद एक जो है वो डेंगू से मुतालिक जो केसेस हैं वो सामने आते जा रहे हैं। गुज़श्ता रात भी 5 जिंदगियाँ वो डेंगू के हाथों जनाब वो अपनी हमने देखा कि नुकसान हुआ। बहरहाल हुकूमत इस हवाले से क्या इकदामात उठा रही है, जो स्प्रे मुहिम है वो कहां तक पहुंची है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो जानेंगे। मियां नवीद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मियां नवीद। बताइएगा इस वक्त पंजाब में एग्जैक्ट नंबर क्या है, सूरत हाल क्या है डेंगू के हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले में बता दूं कि एक तो ये है कि बहुत ज्यादा रश है मरीजों का और जिस तरह बैंक से सरकारी दादोशुमार कर रही है आगे अगर बात करें ऐसी सूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर महकमा बात करें तो इस हवाले से रोजाना बता दिया जाता है कि मुफ्त सरकारी अस्पतालों में इतने इतने बेड निकाल लिया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें तो मैं आपको यकीनी तौर पर बता रहा हूँ कि रोजाना की ब्याज पर जो बीच में हम जाते हैं वहाँ पर हम जब देखते हैं तो मरीजों को एक बेड के ऊपर 3-3 जो है वो वहाँ पर रखा जाता है। इस तरह मैं ये बता दूं कि ये आखिरी जो दादोशुमार जारी किए गए इसमें बताया गया कि 66 बेड जो है वो न्यू अस्पताल में खाली है और 86 बेड बताया गया है कि जिना में खाली है। और जिना मैं बता देता हूँ खाली एक ऐसी पेश है कि वहाँ पर जो है वो एक मरीज का वो गया डेंगू का जो मरीज है उसको जो है पहले तो मरीज स्पेशल में मिला, उसके बाद जब उसके लवाहकीन उसको सामने से बैठाकर अंदर जब फ्लोर के अंदर लेकर गए तो वेटिंग रूम में बैठा जो मरीज वहाँ पर वेट कर रहा था उसकी डेथ होगी, ना उसका चेकअप हुआ ना उसको बेड मिला। की जो सूरत हाल महकमा सेहत की जानिब से जारी की जा रही है ये दादोशुमार बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो फैक्ट एंड फिगर की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल तौर पर सरकारी दादोशुमार के ऊपर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि इस वक्त अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट अस्पतालों का डाटा वो भी किया जाएगा और जो सरकारी अस्पतालों में जेन्युइन जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं वो लिया नहीं जा रहा, उसका डाटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक फर्जी तौर पर जो है डाटा बेस की जाने पे जो दादोशुमार जारी करने की प्रयास की जाए। अच्छा नवीद मुझे बताएगा, लाहौर में भी एक्सपो सेंटर में मुकम्मल फील्ड हॉस्पिटल जो है अस्पताल वो कायम किया गया, वहां पर पेशेंट्स को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है ये बताएं। जैसे एक्सपो सेंटर की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको बेड भी मिल सकता है वहाँ पर, लेकिन ये है कि वहाँ पर ना तो डॉक्टर है, वहाँ पर अगर खुदा ना खासा किसी को आईसीयू में जरूरत है तो वो क्या होगा। ये कोरोना बीमारी और डेंगू बीमारी में का फर्क है। इसमें कोरोना में आपको आइसोलेशन किया जा सकता है बगैर डॉक्टरों के और एक नर्स भी वहाँ पर सरंजाम दे सकती है, लेकिन डेंगू के ऊपर जब प्लेटलेट कम होते हैं तो किसी की जिंदगी चली जाती है। ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक मरता है। इस वक्त सूरत हल्के से एक्सपो और इतनी माहिरीन और बहुत सारी ने ये कहा था कि एक्सपो सेंटर आप ना बनाए, वही सत्यान आप बेहतर कर दे सरकारी अस्पतालों में, लेकर सरकारी अस्पतालों में बेहतर नहीं थी। और जो दादोशुमार जारी की जा रहे हैं वो बहुत आइडियल बता रहे हैं। दादोशुमार इतनी आइडियल सिचुएशन खुदा ना खाते इतनी आइडियल सिचुएशन नहीं है और इस हमारे से महकमा को सोचना होगा जो फैक्टर फिगर एग्जैक्ट है वो मीडिया को बताया जाए और साथ साथ जो है सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर की कमी है और डेंगू बाहर जो उस पर इजाफा किया जाए ताकि जो लोग आ रहे हैं डेंगू के जिनके प्लेटलेट कम होते हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो उनका इलाज मुआवजा शुरू हो सके। बहुत सारे लोग घरों में जिनकी डेथ हो रही है कुछ लोग बेचारे जो पहुंचते भी हैं तो उनकी डेथ हो जाती है अस्पताल के बाहर, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता। ये एक बड़ा अलमिया है कि शायद मीडिया से नहीं बताएंगे तो कारकर्दगी सब अच्छा की रिपोर्ट चल जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये हम जो है वो हमें रियलिटी को देखना होगा, हमें रियलिटी और जो फैक्ट फिगर है वो हमें बाहर करने होंगे, वही हमें बताना होंगे और फिर उसके ऊपर हमें एक टीम वर्क के
तौर पर काम करना चाहिए ताकि हम जो है वो अच्छा नवीद, यहाँ पे जो बड़ी तशवीशनाक बात है वो ये है कि जो डेंगी के इलाज के लिए जो अद्वियात का इस्तेमाल होता है, जो पेन किलर्स हैं, इत्तलात ये हैं कि मार्केट से वो भी शॉर्ट हो चुकी हैं। कंफर्मेशन कीजिएगा, इस खबर की तस्दीक कीजिएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये ऐसा ही है कि जो डेंगू की इतनी महंगी अद्वियात रही है, जो डेंगू के बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो उसकी कमी स्टॉपेज हो जाती है। जैसे ही कोई मर जाती है तो माफिया जो है मुतारफ होता है और उसको जो है इसका स्टॉक जमा कर देता है ताकि जो इसको महंगे दामों में खरीदा जाए। तो इसके ऊपर जो है वो बैर गवर्नेंस का, मैं समझता हूँ कि बैर गवर्नेंस के जरिए से ये बिल्कुल जो है वो सारे मामले सामने आ चुके हैं। इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और अभी भी जो हमने उस तरह डेंगी लार्वा जो तलब करने के हमारे कुछ टीमें थी वो अभी भी घर नहीं जा रही है। जो है वो हम वैसे जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट दिए जा रहे हैं। ऐसा हर दिन बिल्कुल जो है वो अच्छा ठीक है। अच्छा, जब इतनी सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, तो ऐसे में क्या अब इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? स्प्रे मुहिम का आगाज कुछ किया जा चुका है? क्योंकि अभी भी कोई ऐसी इतलात नहीं है कि हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है उस स्प्रे मुहिम के हवाले से। जी बिल्कुल, अभी काम शुरू तो किया गया है, लेकिन उस तरह जब जो डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम में जिसका किया जाता था उसका काम शुरू नहीं किया गया। अभी भी जो है वो वैक्सीनेशन के ऊपर जो लोग लगे हुए हैं, राजनीति को लगाया हुआ जो कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर भी उनकी ड्यूटी लगाई हुई है। डेंगू वो करते तो एक काम में एक ही काम होगा, इसके ऊपर देखना होगा। अभी भी हुकूमत को सुनते वक्त तो खुदा ना खासा जो है वो ये जितना भी फर्क बढ़ रहा है, यकीन मानिए तो सूरत है कि एक बेड के ऊपर 3 मरीज है और एक कोरोना का मरीज है और डेंगू का मरीज है। मियां नवीद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करे थे इस हवाले से। और यहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले लोगों को भी ये कहना चाहूंगी कि बहुत एहतियात आप करें। अगर हुकूमत इकदाम उठा रही है या नहीं उठा रही तो बात की बात है, लेकिन आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, परहेज जो है या एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो अपने बच्चों को शाम के वक्त घरों में रखें, फुल स्लीव्स पहनाएं, स्प्रे करके रखें ताकि डेंगू से बचाव हो सके। ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जोड़ों और हड्डियों के दर्द के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, वजूहात और ट्रीटमेंट के हवाले से सारी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। बैक जनाब प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और पेंडेमिक और कोविड की सिचुएशन और जो डेंगू की सूरत हाल है वो तो पंजाब में या पाकिस्तान में, कोविड का तो खैर सामना पूरी दुनिया को है, वर्ल्ड वाइड है, और डेंगू भी इस वक्त बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वबाई जो अमराज हैं ये अपनी जगह, लेकिन चूंकि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की आमद हो चुकी है, बल्कि मौसम खासा तब्दील हो चुका है। और जोड़ों की जो जिस्म में जो इंसानी नकलो हरकत है उसमें जोड़ों की जो सलामती है ना वो बहुत अमल दखल रखती है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि सर्दियों की आमद के साथ ही या मौसम चेंज होते ही ये जो ख़वातीन में ख़ासकर जोड़ों की दर्द के मसाइल जो बढ़ जाते हैं, इसके जो कॉजेज़ हैं और जो ट्रीटमेंट्स हैं और जो गलत ट्रीटमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर उमर आदिल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। और मैंने वक्त इसलिए निकाला है कि मैं समझता हूं कि बहुत सारी वबाई अमराज ने हमारे जो दीगर मर्ज हैं उनको ओवरशैडो कर दिया है। मैं समझता हूं कि कोरोना को बहुत अच्छा हैंडल किया गया, मैं समझता हूं कि डेंगू को भी अच्छा हैंडल कर दिया जाएगा, मगर जो बीमारियां सदियों से हैं, सदियों रही वो नजरअंदाज हो रही, जिनमें से एक बहुत अहम चीज, जो ही हमारा टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और जाड़े बढ़ना शुरू होते हैं, साथ ही जोड़ों का दर्द और मुख्तलिफ और दर्द खासतौर पर जैसे आपने कहा कि खवातीन में आना शुरू हो जाता है। नबीहा, एक खातून अगर एक घर की अपने जोड़ों के दर्द की वजह से बैठ गई तो समझिए पूरे घर का निज़ाम, पूरे घर का जो कारखाना है वो बंद हो जाता है। और ये नहीं लोग समझते कि ये दर्दें जो हैं ये किस कदर तकलीफ देती हैं ऑन अ सोशल लेवल। आप ये बताइए कि जिस घर के अंदर एक दादी अम्मा जोड़ों के दर्द की वजह से परेशान है, पूरा घर मुतासर होता है, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी मोबिलिटी सब इफेक्ट होती हैं। उस आदमी का सोचिए, उस औरत का सोचिए जो अपने जोड़ों के दर्द की वजह से उठ के
बाथरूम तक नहीं जा सकता, पानी तक नहीं पी सकता। ये बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये वही वाली दुआएं ना जो अक्सर हमारी माएँ या पेरेंट्स करते हैं कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, और तो एक और इसमें साथ कितनी कहते ज्यादा मोहताजी हो जाती है। बिल्कुल आप सही फरमाती हैं। और एक चीज और कहा जाता है कि अल्लाह ताला टुरदे या फिरदे ले जाए, यानी कि हम यूं बैठ ना जाएं किसी बीमारी की वजह से, किसी का इंतजार करें कि कोई आपको इस तरह से Absolutely, हेल्प आउट बिल्कुल। करे। और ये हमारे हाथ में है। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने जवानी और बचपन में अपने जोड़ों की सेहत का ख्याल किया, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा तो डॉक्टर गुजरता साहब, है। सबसे पहले हम जरा कॉजेस की बात कर लेते हैं बिल्कुल। ताकि जो लोग हमारी एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं वो गलती ना दोहराएं जो हमारे पेरेंट्स या बुजुर्गों ने की। तो क्या कॉजेस क्या हैं इसके? बेटा जी, सबसे पहली बात यह है कि स्केलेटन जो है वो पलता किस चीज पे है? कैल्शियम पे और विटामिन डी पे। अब नबिया, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आप सब लोग मीडिया पे आती हैं, हर वक्त यही होता है कि वजन कैसे कम किया जाए, कौन सी डाइट इस्तेमाल की जाए। हमारे यहाँ जो बच्ची 9 साल की होती है उस पर इतना पीयर प्रेशर है कि मैंने अपना वजन नहीं बढ़ाना, मैंने साइज 0 रखना है, बल्कि साइज 0 भी नहीं, साइज -5 रखना है। सबसे पहले वो जो चीज़ पीना छोड़ती है वो दूध है, और दूध की बनी हुई चीज़ें, इसलिए कि समझते हैं कि दूध तो एक जहर है। जन्नत का वाहिद ग़िज़ा जो है वो दूध है, जो इस दुनिया में भी मिलती है, और बाकी चीज़ें नहीं मिलनी बाहर तो। अब होता यह है कि बच्ची जो दूध पीना छोड़ती है और इन तमाम चीज़ों को, दही से दूर रहती है, मक्खन से दूर रहती है, वो अपने स्केलेटन को इंतहाई कमज़ोर कर देती है। इस इंतहाई कमज़ोर स्केलेटन और डाइट्स के साथ वो तकरीबन 20 साल की हो जाती है। 20 साल पे आपने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया, रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो सबसे पहले देखा जाता है लड़की की मोटी तो नहीं, बल्कि आजकल माएँ आके बाजू देख रही थी कि लड़की बाद मोटी ना निकले, मेरे बेटे को तो बहुत पतली साइज 0 चाहिए। अब बेटा कम बहुत खुद जो मजबूत साइज 12 है। अच्छा खैर, अब वो शादी हो गई। अब हम ऐसे बेसब्रे हैं कि वलीमे की सुबह आके पूछती हैं फिर कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज आई। और यकीन कीजिए, जब ये लड़की गुड न्यूज देने के काबिल होती है, उसका स्केलेटन अपनी जिंदगी में सबसे कमजोर लेवल पे होता है कि उस बेचारी ने शादी की तैयारी में आप क्या करती हैं लड़कियां, यकीन कीजिए 1.5 साल डिजाइनर्स के पास जाना, लिबर्टी के अंदर पीछे दुपट्टा गली जाना, कपड़े रंगाने, और ये सोचना कि सिर्फ पानी पे जिंदा रहना है। और हमारे यहाँ जो गोरी दुल्हन का कॉन्सेप्ट है, वो गोरी दुल्हन पता है गोरी क्यों है? शी इज पेल बिकॉज शी हैज नो ब्लड, शी हैज नो आयरन इन। और नन्ही सी ऐसी, यकीन कीजिए मैं अक्सर देखता हूँ, बुरा ना मनाइए, कि हमारे यहाँ जो खवातीन हैं 60 साल की उम्र पे अपने वो जहेज वाला खोलती हैं, पूरे का पूरा संदूक जो है, संदूक बल्कि पेटी, और उसमें से निकालती हैं एक जोड़ा और उसकी कमर दिखाती हैं, ए देखो ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ मेरी कमर सी, और आज उस कमर के अंदर यकीन कीजिए उनका बाजू जाता है पूरा, और वो भी बड़ा फंस के पूरा आता है। कहने का मकसद ये है, तमाम बच्चियों को जो ये प्रिवेंट करना चाहती हैं कि बाद में उनको स्केलेटल डिफॉर्मिटीज ना हो, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, ऑस्टियोपीनिया ना हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो। डॉक्टर साहब, अगर सारी बात का निचोड़, तो दूध जो है वो बेसिक ग़िज़ा है जिसको आपने नहीं स्किप करना अपनी फूड में से, अपनी मील्स में से। कैल्शियम का हमारे यहाँ और सोर्स क्या है? हमारे यहाँ बेसिक सोर्स जो है। डॉक्टर साहब, ये जो अक्सर जो डाइट लोग फॉलो करते हैं और जो है वो ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड को स्किप कर देते हैं और मल्टीविटामिन्स का रुख कर लेते हैं, क्या वो भी इफेक्टिव है? अगर वो भी फिर सिंथेटिक किस्म के इंसान बनते हैं, ऑर्गेनिक किस्म के इंसान नहीं बनते। देखिए मेरी बात सुनिए, ये मुल्क, आप इस यहाँ महंगाई का रोना रोते हैं, मैं अभी भी समझता हूँ खुदा का खास करम इस मुल्क पे है। यकीन कीजिए, मौसम का फल और मौसम की सब्जी, आज जरा आप निकल के किसी भी बाजार में जाएं, आप यकीन कीजिए सब्जी की दुकान पर जाके आंखों को ठंडक मिलती है। क्या उम्दा सब्जियां आई हुई हैं, यूं सफेद और वॉयलेट रंग के शलजम है, फलियां हैं, पालक ऐसी आई है कटामा वाली कि बंदे का दिल खुश हो जाए, गोभी ऐसी है कि दिल खुश हो जाए। और आप यकीन कीजिए दुनिया में कहीं इतनी लजीज, इतनी हसीन सब्जी नहीं है। दूसरी बात, आप फल की दुकान पर जाइए, अभी सुबह 2 अनार खा के आए नाश्ते के तौर पे, ये जो मेरे चेहरे की लाली है ये अनारों की देन है और किसी चीज़ की नहीं, बिल्कुल ये कोई हया की सुर्खी नहीं है। नबीहा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने गिर्द जो नेमतें फैली हुई हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। अभी भी इस मुल्क में जन्नत का मेवा मैं समझता हूँ अच्छा मीठा आम है, और वो भी 100 रुपये किलो अच्छे वक्त में मिल जाता है। देखिए ग़िज़ा से आप बनते हैं। हमारे यहाँ औरतें अपने आप को डेफिशिएंट रखती हैं, और फिर एज के साथ, बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों का डीजेनरेट होना, भाई दुनिया की कौन सी मशीन है जो जिंदगी भर चलती है? खवातीन का हम बार बार जिक्र करें, यूजुअली मर्दों की भी हमने यही हैबिट देखी है कि वो भी डेयरी प्रोडक्ट से या दूध वगैरह से दूर रहते हैं, तो उनमें भी यही परसेंटेज है जो खवातीन मर्दों की। आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ पाकिस्तान के मर्द के डाइट बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं बताता हूँ क्यों। हजूर वाला, आपके शौहर बहुत अच्छे होंगे, मैं अमूमी बात कर रहा हूँ। मर्द हमेशा बाहर जाके पावे खा रहे हैं,
देसी मुर्ग दा शोरा पी रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, और घर आके बीवी को कहते हैं कि भाई आज पता नहीं भूख नहीं लगी भाई, ये तुमने जो आज करेले पकाए मुझे पसंद अब नहीं है। मुझे समझ आ गई अपनी अब मियां आप की भी समझिए, घर आके क्यों नहीं खाते एक हैं। बात, ठीक दूसरी है। बात है पाकिस्तानी मर्द जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होता, वो 6 बच्चे पाकिस्तानी नहीं, नहीं, पूरी दुनिया में नहीं पूरी दुनिया पाकिस्तानी मर्द, भाई यकीन कीजिए अगर पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क में मर्द को प्रेग्नेंट होना चाहिए तो पाकिस्तान होना चाहिए, ताकि वो समझे कि मेरी बीवी मेरे वारिस पैदा करते हुए किस तकलीफ से गुजरती है। देखिए बात ये है, पाकिस्तानी मर्द की डाइट बहुत हैवी है। मेरे अपने गांव के लड़के हैं, रोज घर से भागे होते हैं, लाहौर आए होते हैं, कहीं सूप पी रहे हैं चाइनीज बैठ के, कहीं निहारी खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। खवातीन डेफिशिएंट हैं, दे आर एक्चुअली फोर्स्ड टू ईट व्हाटएवर इज कुक्ड एट होम, and whatever is cooked at home may not be the most delicious or the most nutritious thing. खवातीन भी खुद गर्ज हो जाए, दे शुड बिकम सेल्फिश एंड दे शुड प्रिपेयर थिंग्स जो उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मर्द तो बाहर अपनी सारी कमी पूरी कर लेता है। मैं भी यहाँ दूसरी बात घर के बजट में से ना अपना स्पेशल बजट अपने खाने पीने और अपने हेल्थ के लिए जो है ना वो साइड पे कर दिया एब्सोल्युटली करें। निकालें, वरना अगर आप वो नहीं निकालेंगी तो बाद में एक स्पेशल बजट आपकी और दवाइयों के लिए जो लगेगा। ये भी आदत खवातीन की होती है ना कि सब कुछ पहले बच्चों को और शौहर को और सबको सर्व करती हैं, तो अपना भी जरा सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी मैं है। एक बात कहता हूँ खवातीन को, मैं कहता हूँ कभी किसी जहाज में बैठो तो वहां पे जब वो इमरजेंसी के अंदर ऊपर से ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरता है तो कहा जाता है कि सबसे पहले अपने मुंह को लपेटो, फिर उसके बच्चों बाद के अपने या बच्चे किसी- बिल्कुल। को। जिंदगी का भी यही असूल है, वो माँ अपने बच्चों का क्या ख्याल करेगी जिसे अपना ख्याल नहीं है, और अगर वो बीमार हो गई तो यकीन कीजिए 6 बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल। आपने सिम्टम्स की बात की, अब जरा हम लोग कॉजेस की बात की, अब हम जरा सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज के ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको बहुत ही अर्ली प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और अगर उसी टाइम इसको पकड़ ले तो जो है ये क्योर भी हो सकता नबिया है। सबसे ज्यादा जो खवातीन में होता है ना, बाय द टाइम दे आर 40 उनके जोड़ दर्द करना शुरू करते हैं और स्टिफ होना शुरू होते हैं। वो ऊंची एड़ी पहनती है तो घर आके जोड़ और पिंडलियां वो दर्द करना और शुरू बाकी करते की हैं। डॉक्टर साहब रही सही कसर है, मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी ताकि टाइम हमारा वो भी कम ना पड़ जाए, कि जैसे कि 40 में आपने बोला कि पेन जो है वो बिल्कुल। आ गई, उसके बाद अगले 5 साल 10 साल वो बस किसी ने बोल दिया कि बादाम का तेल लगा के मसाज करते रहो, तो जो रही सही कसर है वो उसने निकाल दी कि डॉक्टर के पास नहीं गए या हकीम के पास चले गए। देखिए हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है कि हर चीज़ का एक देसी टोटका मौजूद है, और अल्लाह गरीक रहमत करे जुबैदा आपा को। जुबैदा अपने पीछे जाते जाते कई और जुबैदा आपाएं पैदा कर गई हैं जो हर घर में मौजूद हैं, हर मोहल्ले में मौजूद हैं, जिनके पास अजीबो गरीब टोटके हैं, ये कर लो वो कर लो। देखिए खुदा के लिए से भी बीमारी समझिए, एंड एट द फर्स्ट आउटसेट जब ये बीमारी शुरू हो किसी डॉक्टर से एक मशवरा ले लें, किसी अस्पताल में जाकर अपने आप को दिखा दीजिए। शुरू में ये बीमारी प्रिवेंटेबल है, या कम से कम इसकी स्पीड हम कम कर सकते हैं। मैं इसमें जल्दी से आपके पास कहना चाहता हूँ, आजकल पाकिस्तान में क्या दुनिया भर के अंदर बहुत सारे इंजेक्शंस हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए घुटनों में खासतौर पर लगाए जाते हैं। इनमें लुब्रिकेंट शामिल हैं जो हाइल यूरोनेट के होते हैं या हाइल गैन के होते हैं, जो बड़े इफेक्टिव हैं इन द अर्ली स्टेज। आप लुब्रिकेट करते हैं किसी भी मशीन को, वहां पे फ्रिक्शन और वेयर एंड टेयर कम हो जाएगा। इनमें दर्द कोई नहीं है, इनमें किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, थोड़े से महंगे जरूर हैं, मगर ये अर्ली स्टेजेस के लिए हैं। ये नहीं कि जब घुटना खत्म हो गया तब आपने लुब्रिकेट कर दिया। दूसरे किस्म के इंजेक्शंस आजकल बहुत कॉमन है जो PRP हैं, जिनको स्टेम सेल थेरेपी भी कहा जाता है, और ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। PRP का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आप ही का खून लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप इंजेक्शंस का जिक्र कर रहे हैं, ये जी। फर्स्ट स्टेज पे या अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज हो जाए तभी फौरी तौर पर करवाने चाहिए। बेशक, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा लोग स्टेरॉइड्स लगाते हैं। स्टेरॉइड्स एक गलत इलाज है, वो टेम्परेरीली अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कभी एक आध लगा सकते हैं, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। मैं ये समझता हूं कि इन इंजेक्शंस के बारे में लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं है। PRP का नाम लें तो लोग पता है क्या समझते हैं कि भाई हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, इनके लिए लगाना चाहिए। भैया ये हुस्न जो है ये तब तक है जब ये इस हुस्न के ऊपर आप चल सकते सलामत हैं, हैं। बिल्कुल, बैठी हुई औरत मोटी होती जाती है, मोटी होती हुई औरत डिप्रेस हो जाती है, डिप्रेस होती हुई औरत बदसूरत हो जाती है। ये मत भूलें, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अरे जो ज़हनी हालत है वही चेहरे की हालत है। आज मेरा गोला ठंडा है तो मेरा मुंह भी चमक रहा है, और अगर मुझे अंदर से डिप्रेशन है कि मेरा चलना मुहाल हो गया, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, मैं बैठी रहती हूँ 3-3 घंटे, कोई पानी पिला दे, मैं बैठी रहती हूँ पूरी रात के मैं कहाँ से पेशाब करने के लिए जाऊँ। और उसके साथ साथ फिर और भी डिप्रेशन के, हाय उसने मेरा ख्याल नहीं रखा, हाय और उसने उसके मेरा बाद साथ नहीं डिप्रेशन के दिया। बाद जो घर तबाह होने शुरू होते हैं, बिकॉज इफ आई एम डिप्रेस्ड आई एम एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद। मैं आपसे बात करूंगा डिप्रेशन की हालत में तो मैं अपनी डिप्रेशन आप तक कम्युनिकेट करूंगा। लोग समझते हैं सिर्फ मुझे आपसे कोरोना लगता है, असल में डिप्रेशन जो है एक आदमी की पूरे घर को मुतासर करती है। इस बात का जरूर ख्याल करना चाहिए कि डिप्रेस्ड पर्सन की कॉज देखें। ये वो डिप्रेशन नहीं है जो एंडोजेनस है, ये रिएक्टिव है, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय मोबिलिटी। और नबिया मैं साथ ये कहना चाहता हूँ, पेन किलर्स हल नहीं है। पेन किलर्स
एक सिम्टम मास्क करता है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये रवैया क्यों है कि हम इतना प्रोलॉन्ग करते रहते हैं किसी भी डिजीज़ को लेकर और फौरी तौर पर हम डॉक्टर के पास रजू नहीं करते हैं? यकीनी तौर पे आपने भी ऑब्जर्वेशन रखी होगी, बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा कि जब सत्यानाश हो गया है तब वो आपके पास पहुंचे हैं। ये बात ऐसी है कि हमारी कौमी जबिल्लत के अंदर है इग्नोर करना, डिनाइल में रहना कि नहीं हमें नहीं है, इग्नोर करना कि नहीं हम खुद ठीक कर लेंगे। थोड़ी सी इकोनॉमी की भी बात है। इकोनॉमी की बात के बारे में मैं आपको, मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। 1 रुपए की पर्ची पे, 1 रुपए की पर्ची पे आप एक ट्रिपल FRCS कंसल्टेंट को जाके कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी पाकिस्तान के सरकारी अस्पताल में। खुदा के लिए डॉक्टरों को बैश करना बंद करें। मैं भी एक अस्पताल से आया हूँ सुबह, जहां पे मेरे 5 MOs इस वक्त डेंगू का शिकार हैं बिकॉज उस अस्पताल के अंदर देयर इज नथिंग नोन एज डेंगू प्रिवेंशन और तकरीबन 200 डेंगू का मरीज वहां पे दाखिल है। अगर आप ये बताइए, आपकी तमाम OPDs चल रही हैं 24 घंटे इस शहर में, हर सरकारी अस्पताल में OPDs चल रही हैं। मजाल है औरतें वहाँ के कंसल्ट करें। और देखिए दूसरी बात यह है कि प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी हैं, तो अगर आप समझते हैं कि आपको वहाँ जाना है तो ज़रूर जाइए। आपका एक वक्त का जो ब्लो ड्राई का खर्चा है उससे बहुत कम आपकी एक अच्छी ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन है। आप अपनी प्रायोरिटीज कीजिए ठीक, तो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ ये कि जब तक आप अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपना इलाज नहीं कर सकते। मगर आप अपना डायग्नोसिस पहले करवाइए। आपके जो जोड़ दर्द कर रहे हैं मुसलसल, ये आपको सिग्नल दे रहे हैं। दर्द एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि मेरा इलाज करो, मेरे कॉज का इलाज करो। दर्द एक सिम्टम है मगर इसकी कॉज देखना बहुत जरूरी है। दर्द बिला वजह नहीं होता, ये पहली लाल झंडी है जो आपका बदन बाहर लहराता है। डॉक्टर साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, क्विकली मैं आपसे चाहूंगी कि इसमें जैसे कि आपने खाने का और दूध का जिक्र किया, क्या लाइफस्टाइल का भी उतना ही अमल दखल है? इंतहाई ज्यादा। मगर सबसे पहले मैं ग़िज़ा की बात करूंगा और ख़वातीन मेरी बात सुन लीजिए। खुदारा अपना ख्याल कीजिए घर में जो आप पका रही हैं। इस मौसम में जिस तरह ही बदलते हैं बीमारियां, उसी तरह आपका ग़िज़ाई पैटर्न बदल देना चाहिए। मैं आजकल लोगों को, अपने मरीजों को कहता हूँ, प्लीज़ हफ्ते में 1 दफ़ा पाए बना के खाएं, 1 दफ़ा हफ्ते में हड्डी वाली मछली का शोरबा बना के खाएं। इसलिए कि जो हम करते हैं कांटा निकाल देते हैं, सारा ऑयल से गिर्द होता है। और आखिर में ये कहता हूँ कि खुदा के लिए मुर्गी के पंजों का सूप निकाल लें, लेकिन पिएं जरूर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला ट्रांसमिशन के लिए। और इसके साथ ही जनाब अब हम जरा रुक करेंगे। रूह अफ़ज़ा किचन में अनम शेख मौजूद हैं और रेसिपी अनम से लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या बना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम नबीहा। आज हमने बनाई है रंगीन सवैयाँ। तो रंगीन सवैयों की बड़ी ही सिंपल रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल बनाने में नहीं है। ये सिंपल, मैंने तकरीबन 1/3 जो कप होता है घी का लिया था। वो देसी घी ले लें या रेगुलर ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। और उसके अंदर सिर्फ रंगीन सवैयाँ नहीं है, रूह अफ़ज़ा रंगीन सवैयाँ, रूह अफ़ज़ा रंगीन सवैयाँ, बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 इलायची डाली थी कड़कड़ाई जैसे। उसके अंदर साथ ही मैंने जो रंगीन सवैयाँ होती हैं कलरफुल, वो उसमें ऐड की, उसको थोड़ी देर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर जो है पानी डाल दिया, तकरीबन 2 गिलास के करीब। ये तकरीबन 1 कप के करीब सवैयाँ थी, इसमें 2 गिलास पानी डाला है। उसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया। कुक करने के बाद उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने जो है वो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा डाला है और 1 टेबलस्पून मैंने हमदर्द की जो शहद है वो इसके अंदर ऐड की है। उसके बाद अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर, जब बिल्कुल हमारी सवैयाँ जो थी वो रेडी हो गई थी, वो उसके बाद मैंने उसमें खोया ऐड किया। खोया ऐड करने के बाद मैंने उसको 2 से 3 मिनट का दम लगाया और मिक्स नट्स के साथ उसको सर्व किया। थैंक यू सो मच। जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी, फीडबैक दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे लेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।